गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग तृतीय प्राणी शास्त्र की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे आपको द्वितीय प्रश्न पत्र इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम अब तक प्रारंभ के 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। इन चैप्टर्स का व्याख्यान का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया है और उसी व्याख्यान का अंग्रेजी में लिखा हुआ प्रारूप व्हाट्सएप पर प्रस्तुत किया गया है। आशा करते हैं कि आपने इनको पढ़ लिया होगा। आज मैं इन 4 चैप्टर्स से संबंधित आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूँ। बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो व्याख्यात्मक प्रश्न जो कि विस्तृत उत्तर वाले होते हैं और दूसरे अति लघु उत्तर वाले प्रश्न जो लगभग 25 शब्दों में उत्तर दिए जाने होते हैं। तो 10 प्रश्न एक एक नंबर के आपकी परीक्षा में आते हैं। अति लघु वाले, बहुत छोटे उत्तर वाले, जिनका उत्तर 25 शब्दों में दिया जाना होता है, और 4 प्रश्न आपको करने होते हैं 10 अंक वाले, जो बड़े प्रश्न होते हैं जिनमें विस्तृत उत्तर दिया जाना होता है। इन विस्तृत उत्तरों में आपको आवश्यकता अनुसार डायग्राम बनाना, चित्र बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, आवश्यकता अनुसार उदाहरण देना, ये सब कुछ विवरण देना होता है। ये द्वितीय प्रश्न पत्र के पहले 4 चैप्टर्स में से मैंने आपके लिए ये डेस्क्रिप्टिव आंसर, व्याख्यात्मक प्रश्न तैयार किए हैं। ये वास्तव में इन चारों चैप्टर्स में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। अर्थात इन 4 चैप्टर्स का पूरा पाठ्यक्रम इन प्रश्नों के द्वारा कवर किया जा रहा है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो इस टॉपिक से संबंधित अति लघु उत्तर वाले प्रश्न भी आपके स्वतः ही तैयार हो जाएंगे। तो मैं इन प्रश्नों को, जो अंग्रेजी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो व्हाट्सएप से इनको नोट कर लेंगे। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बोल दे रहा हूँ हिंदी में, और बता भी दे रहा हूँ कि इनका उत्तर किस तरह से प्रस्तुत करना है, किस तरह से देना है। तो आप लोग आवश्यकता अनुसार इसको नोट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है, डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का अर्थ और इसका विस्तार या इसका स्कोप समझाइए। तो इस प्रश्न में सबसे पहले तो आपको इकोलॉजी का अर्थ बताना है। दोनों शब्द ओइकोस और लोगोस लिखते हुए इनकी व्याख्या करनी है और बताना है कि सराउंडिंग्स का अध्ययन ही इकोलॉजी है। इसका स्कोप बताना है आपको, क्या स्कोप है। मैंने प्रारंभिक लेक्चर, जो पहला लेक्चर इसमें आपके समक्ष दिया है, उसमें इसके स्कोप बताए हुए हैं कि किस प्रकार से विज्ञान की समस्त शाखाओं से, या विज्ञान ही नहीं, सभी प्रकार की, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, सभी प्रकार के जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई भी विषय हो, इकोलॉजी सभी विषयों से संबंधित है। ये क्योंकि प्रकृति से संबंधित है और प्रकृति से ही सबका जीवन चलता है। तो आप एक एक करके विभिन्न विषयों के साथ इसका संबंध बताएंगे कि किस प्रकार से ये विभिन्न विषयों से या जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से इसका संबंध है। तो आप इसमें सभी प्रकार के जीवन के क्षेत्र शामिल कर सकेंगे। तो इसका विस्तार से उत्तर आप तैयार कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के अध्ययन का इतिहास का वर्णन कीजिए। इकोलॉजी के अध्ययन के इतिहास का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। मैंने दूसरे लेक्चर में इसको प्रस्तुत किया था आपके समक्ष। आप उस लेक्चर को सुन लेंगे या पढ़ लेंगे, सुन लेंगे इसको यूट्यूब पर।
इसमें आपको इकोलॉजी का अध्ययन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ ये लिखना है। इसमें 2 प्रकार के दृष्टिकोण आप लिखेंगे। एक वास्तव में 3 प्रकार के दृष्टिकोण लिखेंगे। सबसे पहला तो ये आप लिखेंगे कि इकोलॉजी अर्थात अपनी सराउंडिंग्स को समझे बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, भले ही वो पुस्तक से अध्ययन ना करता हो, लेकिन देख करके अपने सराउंडिंग्स का हर जीव अध्ययन करता है और तभी वो सर्वाइव कर पाता है, तभी वो जीवित रह पाता है। तो एक तो इसका आप ब्यौरा देंगे। दूसरा अध्ययन इसका मानव के संबंध में 2 दृष्टिकोण रखेंगे। एक भारतीय दृष्टिकोण, दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण में आप प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से बहुत पुराने समय से ही भारतीय परंपरा में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पादपों आदि का उचित सम्मान करना, कहीं पूजा करना या विशेष अवसरों पर विशेष उपयोग करना ये शामिल था, और किस प्रकार से ये प्रकृति को महत्वपूर्ण माना गया था। ये इकोलॉजी का अध्ययन ही था जिसके कारण हम विभिन्न जीव जंतुओं, पौधों आदि के महत्व को समझते थे। तो इसका आप विस्तार से लिखेंगे। दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण, वहाँ आप लीबिग ने जब लिमिटिंग फैक्टर्स की कॉन्सेप्ट दी थी वहाँ से शुरू होता है। ये भी एक विवरण मैंने अपने व्याख्यान में लिख दिया हुआ है, तो आप वहाँ से सुन लेंगे। लीबिग से प्रारंभ होकर के, और इसमें मैंने आपको भारतीय पर्यावरणविद प्रोफेसर रामदेव मिश्रा तक का विवरण आपको दिया था। आप वहाँ से तैयार कर लेंगे और इस प्रकार से इतिहास का एक निबंध आपका तैयार हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। तीसरा प्रश्न है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजी इन प्रेजेंट सीनेरियो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान परिदृश्य में इकोलॉजी के अध्ययन का महत्व बताइए। आपको लिखना होगा कि वर्तमान परिदृश्य में, क्योंकि विभिन्न प्रकार से मानव में लालच बढ़ चुका है और मानव ही प्रकृति को हानि पहुंचाने वाला बड़ा कारण बन चुका है, इसलिए वर्तमान में इकोलॉजी का अध्ययन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें आप विभिन्न जातियों पर उत्पन्न संकट, एक्सटिंक्शन जिसको या विलोपन का संकट, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आदि को दृष्टिगत रखते हुए ये लिखेंगे कि वर्तमान में इकोलॉजी का अध्ययन हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी प्रकृति की रक्षा हो सकेगी। इसका आप व्यापक उत्तर तैयार कर लेंगे। चौथा प्रश्न है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। सीमाकारी कारकों की अवधारणा का वर्णन कीजिए और इसका महत्व समझाइए। तो ये आप देख लेंगे, लीबिग, ब्लैकमैन, इनके जो नियम हैं लिमिटिंग फैक्टर्स में, इसका आप ब्यौरा लिखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, जिसमें रेंज ऑफ टॉलरेंस की कॉन्सेप्ट आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम आती है। ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम और कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज ऑफ टॉलरेंस। इसका विवरण देंगे। इसका महत्व लिखना है आपको। महत्व लिखेंगे कि हम लिमिटिंग फैक्टर्स का अध्ययन करने से ही विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स को बेहतर अच्छी तरीके से उगा सकते हैं। प्रकृति के विभिन्न पादपों या जंतुओं को जीवित रखने के लिए कौन कौन से फैक्टर प्रभावी हो रहे हैं, उन पर ध्यान दे करके हम प्रकृति की सुरक्षा कर सकते हैं, अपना अर्थ व्यवस्था मजबूत कर सकते हैं, फसलों आदि को अच्छी तरह से उगा करके। और अब जैसा मैंने उस लेक्चर में लिखा था कि इसका महत्व अर्थशास्त्र और व्यापार में भी प्रतिपादित हो चुका है। ये सभी विवरण आप लिखेंगे। 5वां प्रश्न है, व्हाट आर वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स, डिस्क्राइब देयर रोल इन इकोसिस्टम। जो ये भी आपको उसमें मिल जाएगा,
शुरुआती लेक्चर्स में मेरे, एबायोटिक फैक्टर्स जैसे सॉइल है, टेम्परेचर है, लाइट है, एयर है, ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स हैं। इनका विवरण एक एक करके आप लिखेंगे पॉइंट वाइज, और फिर इनका इकोसिस्टम में क्या योगदान है ये आपको लिखना है। तो इनका योगदान आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। लाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट ज़रूरी है टेम्परेचर के मेंटेनेंस के लिए, टेम्परेचर ज़रूरी है जीवधारियों में एंजाइम की क्रियाएं संचालित करने के लिए, और वाटर ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए तथा सभी मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए, सॉइल आवश्यक है प्लांट्स के ग्रो करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें विभिन्न एबायोटिक फैक्टर्स के नाम और उनका पर्यावरण में योगदान, इकोसिस्टम में योगदान लिखेंगे। छठा प्रश्न है, डिस्क्राइब बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जैविक घटकों का वर्णन करें। तो जैविक घटक कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, कंज्यूमर की विभिन्न श्रेणियां हैं, ये सभी जैविक घटक हैं। इन घटकों का आप वर्णन करेंगे। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, डिस्क्राइब कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। आप कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म का वर्णन करेंगे और इनके उदाहरण लिखेंगे। आठवां प्रश्न है, डिस्क्राइब द रेंज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिम्बायोसिस इन लिविंग सिस्टम्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। जीवित तंत्रों में सिम्बायोसिस की रेंज और इसका महत्व, इसकी व्यापकता और इसका महत्व उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। तो सिम्बायोसिस अर्थात सहजीवन के कई आयाम हो सकते हैं, कहीं दोनों को लाभ हो सकता है, कहीं एक को लाभ होता है। तो ये परिस्थितियां आप विवरण, कहीं ये भोजन के लिए सिम्बायोसिस होती है, कहीं निवास के लिए होती है। विभिन्न परिस्थितियों का विवरण आप उदाहरण सहित करेंगे। नौवां प्रश्न है, डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। परजीविता के विभिन्न आयाम उचित उदाहरण सहित समझाइए। परजीविता के बारे में आप जानते हैं कि जब एक जीव पूरी तरह से दूसरे जीव पर आश्रित हो जाए, उसी से अपना भोजन या आवास की व्यवस्था करे, ये परजीविता होती है। ये एक तरह से नेगेटिव प्रकार का इंटरेक्शन है। ये पहले भी मैंने जो सिम्बायोसिस, कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म कहे थे, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शन हैं, परस्पर क्रियाएं हैं, पारस्परिक क्रियाएं हैं। तो ये पारस्परिक क्रियाएं विभिन्न रूपों में हो सकती हैं। उसी का एक रूप पैरासिटिज्म भी है। और पैरासिटिज्म में आप लिखेंगे कि किस प्रकार से पैरासाइट अपने को अनुकूलित करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। और पैरासिटिज्म का महत्व भी है, आपको लिखना है कि ये भी प्रकृति में ऊर्जा के प्रवाह का एक मार्ग है, एक तरीका है। 10वां प्रश्न है, डिस्कस द ऑकरेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेजिंग एंड प्रीडेशन इन इकोसिस्टम। ग्रेजिंग और प्रीडेशन ये प्रकृति में कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका क्या महत्व है। तो ग्रेजिंग क्या है? जब एनिमल्स जो है प्लांट को खाते हैं, पौधों को खाते हैं, तो वो प्रक्रिया ग्रेजिंग कहलाती है और इस व्यापक रूप से पाई जाती है। जितने भी हर्बीवोर प्रकार के जीव हैं उनमें ग्रेजिंग की प्रक्रिया पाई जाती है। तो ये ग्रेजिंग की प्रक्रिया चूहे और खरगोश से लेकर के और हाथी तक व्यापकता में व्याप्त है। आप इसका वर्णन करेंगे। इसका महत्व क्या है? ये जो प्रोड्यूसर्स है उनसे ऊर्जा को कंज्यूमर के प्रथम श्रेणी तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऊर्जा को या बायोमास को प्रोड्यूसर से प्रथम श्रेणी कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर जिनको कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, वहाँ तक ऊर्जा को पहुँचाते हैं। प्रीडेशन क्या है? जब जीव को खाता है तो वो प्रक्रिया प्रीडेशन कहलाती है। जंतु को खाता है। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये कंज्यूमर ग्रेड सेकंड और कंज्यूमर ग्रेड थर्ड में पाई जाती है। द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के जो उपभोक्ता हैं उनमें पाई जाती है व्यापक रूप से। और इसका क्या महत्व है? ये प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा को अगले चरणों में पहुंचाती है। द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं तक प्रीडेशन के द्वारा
ऊर्जा पहुंचाई जाती है। इसका आप निबंध लिखेंगे। 11वां प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाई फूड चेन, डिस्कस विद एग्जाम्पल। खाद्य श्रृंखला से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। खाद्य श्रृंखला का मैंने पूरा का पूरा वर्णन उसमें दिया हुआ है, कुछ उदाहरण भी दिए हैं, आप वहाँ से पढ़ लेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। और प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर्स तक ऊर्जा का पहुंचना एक श्रृंखला के द्वारा, चेन के द्वारा हो पाता है, और इसी चेन को फूड चेन कहते हैं। इसके विभिन्न घटकों के बारे में लिखेंगे, और वो घटक वही हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, यही घटक हैं। उदाहरण आप इसका दे सकते हैं, चाहे ग्रासलैंड का दे दीजिए, तालाब का, झील का दे दीजिए, समुद्र का दे दीजिए, या फॉरेस्ट का दे दीजिए, कहीं का भी उदाहरण आप दे सकते हैं, हर स्थान पर फूड चेन है। 12वां प्रश्न है, व्हाट आर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन, वाई डेट्रिटस फूड चेन इज कॉल्ड फॉल्स फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन में क्या अंतर है और क्या समानता है। पहली बात तो ये है, क्या क्या समानताएं हैं। समानताएं ये हैं कि दोनों में ही खाया और खाया जाने की प्रक्रिया चलती रहती है, दोनों ही बायोमास और ऊर्जा को प्रकृति में आगे अगले स्तर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और अंतर मैंने लिए हैं, अंतर आप देख लीजिएगा, इसका लेक्चर एक पूरा दिया हुआ है, आप वहाँ आप देख लेंगे। अंतर भी है क्योंकि ग्रेजिंग फूड चेन है, ये पौधों से शुरू होती है। डेट्रिटस फूड चेन जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, वहाँ से शुरू होती है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। एक में वास्तव में प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ग्रेजिंग फूड चेन में, जबकि डेट्रिटस फूड चेन में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसीलिए इसको फॉल्स फूड चेन या आभासी भोजन श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि भोजन तो वही उपयोग होता है जो पौधों ने पहले बना दिया था, उसी को ही जब सड़ने लगता है तब डेट्रिटस या डेट्रिटिवोर्स उसको उपयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वेब विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। आप ये बताइएगा कि जब अनेक भोजन श्रृंखला एक दूसरे से अंतर्गुंठित हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये फूड वेब बनता है। इसके उदाहरण आप बताएंगे। इसका महत्व भी बता सकते हैं इसी प्रश्न में। क्या महत्व है? महत्व ये है कि ये प्रकृति को चलाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक फूड चेन किसी कारण से बाधित हो जाए, एक फूड चेन के कोई तत्व अनुपस्थित हो जाए, नष्ट हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, विलोपित हो जाएं, तो भोजन या ऊर्जा दूसरे रास्ते से अगले चरण तक पहुंचाई जा सकती है। ये फूड वेब का महत्व है। 14वां है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, ट्रॉफिक लेवल और एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इन पर टिप्पणियाँ लिखनी है। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, प्रकृति में जिस प्रकार से ऊर्जा और बायोमास का स्थानांतरण होता है, वो पूरा सेटअप ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसमें कई तरह के कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और डिकम्पोजर तक हैं, और प्रत्येक लेवल एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। तो अगर ट्रॉफिक लेवल बताना है तो डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग स्तर बताएंगे। सबसे प्राथमिक स्तर सदैव प्रोड्यूसर होगा और सबसे टॉप लेवल डिकम्पोजर्स की होगी, बीच में विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर्स की लेवल आएगी। और अगला है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह। तो ये भी आप लेक्चर देख लेंगे और तैयार कर लेंगे। ऊर्जा एक स्तर से अगले ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचती है, और इस पहुंचने की प्रक्रिया में लगभग 90% ऊर्जा आगे नहीं बढ़ पाती, सिर्फ 10% ही ऊर्जा आगे बढ़ पाती है। ये विवरण आपको देना है। 15वां क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर पर टिप्पणियाँ लिखिए। तो प्रोड्यूसर कौन है? जो प्रकृति के अकार्बनिक तत्वों को प्राप्त करके और
उसको कार्बनिक तत्वों में बदलते हैं, अर्थात प्लांट्स। डिकम्पोजर्स कौन हैं? जो इन ऑर्गेनिक या कार्बनिक तत्वों को वापस प्रकृति को लौटा देते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया आदि। 16वां प्रश्न है, व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स? डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का टॉपिक मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से अध्ययन कर लेंगे। जब इकोलॉजी के आंकड़ों को पिरामिड के शेप में रखा जाए तो वो इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि बायोमास का पिरामिड हो सकता है, नंबर का पिरामिड हो सकता है, या एनर्जी का पिरामिड हो सकता है। इसमें से नंबर का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, इन्वर्टेड पिरामिड, और बाकी तीनों ही पिरामिड सीधे तो बनते ही हैं। तो ये तीनों प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड्स बता देंगे इसमें आप। और इस प्रकार से ये 4 टॉपिक्स में जितने प्रश्न हो सकते हैं सारे आपके समक्ष मैंने रख दिए हैं। आगे कुछ देखिए, ये फिर से मैं बता दूं कि कुछ प्रश्नों का कुछ हिस्सा रिपीट भी हो रहा है, तो उससे आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इन 4 टॉपिक्स में इतने ही प्रश्न बन सकते हैं, इसके अलावा प्रश्न नहीं बन सकते। यदि आप इनको तैयार करेंगे तो आपके सभी प्रकार के छोटे क्वेश्चन, अति लघु अर्थात बहुत छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन सारे तैयार हो जाएंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको छोटे क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उनके कुछ उदाहरण अगले लेक्चर में आपको दूंगा। आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। जहां असुविधा हो, जहां समझ में नहीं आता हो, वहां मुझसे, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9460606064, इस व्हाट्सएप पर अपनी समस्या बता देंगे ताकि मैं आपको इंडिविजुअली समाधान कर दूंगा। आप तैयार करें और जहां भी असुविधा हो अपनी समस्या बताएं। थैंक यू बच्चों।